आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। इविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मध्यकालीन भारत से संबंधित पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश के साथ साथ राजपूताना वंश के बारे में हम आप लोग के साथ चर्चा करेंगे। वीडियो के अंतिम में लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से लिया गया अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे आप जरूर देखिए और खुद से ही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने का कोशिश करें कि कितना आपसे सही हो रहा है। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताना है कि ये मंदिर कहाँ का है। ये मंदिर कहाँ का है आपको बताना है, और इस मंदिर का नाम क्या है ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इविडेंट क्लास को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको, जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू। अब आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाल वंश के बारे में। किस वंश के बारे में बात करते हैं? सबसे पहले पाल वंश के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। पाल वंश का जो स्थापना है वो गोपाल ने किया। कौन किया? गोपाल। देखिए इसका चयन कैसे रहेगा, पहले गोपाल रहेगा, फिर धर्मपाल रहेगा, फिर देवपाल रहेगा। तो पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल है। उसके बाद कौन गद्दी पे बैठे थे? धर्मपाल। धर्मपाल वही है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए हैं और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुत्थान पे लाए हैं, पुनर्जीवित किए हैं। और सबसे लास्ट में प्रतापी राजा थे जिनका नाम था देवपाल। चलिए अब आते हैं पाल वंश पर। पाल वंश के काल से ही कनौज को उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। जब पाल वंश शासन में आया, पाल राजवंश जब शासन में आया, उसी समय से कनौज उत्तर भारत में बहुत ही मजबूत राज्य बन के उभरा था। कन्नौज पर नियंत्रण करने का मतलब ऊपरी गंगा और उसके व्यापक एवं प्रचुर कृषि संसाधनों पर आपका नियंत्रण हो जाना है। यानी कि गंगा नदी का जो भी मैदानी भाग है, अगर आप उत्तर भारत पे कब्जा, कन्नौज पे कब्जा कर लेते हैं, मतलब कि आपके यहाँ फसल का पैदावार, कृषि संबंधित जितना भी गतिविधि है वो बहुत अच्छा तरीका से चलेगा। क्योंकि पहले का जो राज था वो कृषि के राजस्व के ऊपर ही निर्भर करता था। जितना अधिक से अधिक कृषि पैदावार होगा, आपका राजस्व में उतना ही वृद्धि होगा। अब पाल वंश के संस्थापक जो थे गोपाल, जिन्होंने पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में की। कब की? 750 ईस्वी में। लेकिन 20 साल के बाद इनका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इनका पुत्र धर्मपाल, बहुत ही प्रतापी राजा धर्मपाल था, जिसने 810 ईस्वी तक कनौज के ऊपर शासन किया। अभी क्या होता है कि धर्मपाल को राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने पराजित कर दिया। ठीक है, कौन सा राजा धर्मपाल को पराजित किया? तो धर्मपाल को राजा ध्रुव ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और इससे पहले ध्रुव प्रतिहारों को भी शिकस्त दे चुके थे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आइए। धर्मपाल के पुत्र देवपाल अपने पिता की मृत्यु के बाद 810 ईस्वी में कनौज की गद्दी पे बैठा। देवपाल प्राग ज्योतिषपुर यानी केसम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में अपना साम्राज्य को बढ़ा लिया। यानी कि इसने असम और उड़ीसा तक अपने शासन का विस्तार कर दिया, अपने राज्य का विस्तार कर दिया। 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्ष तक पूर्वी भारत पर पालों का वर्चस्व बना रहा है। यानी कि 100 वर्ष तक भारत पर आराम से पाल लोग ने शासन किया। और इसी समय सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी 9वीं सदी के मध्य में भारत आता है। कब आता है भारत? 9वीं शताब्दी के मध्य में सुलेमान नामक एक अरब व्यापारी भारत आता है। उसने पाल राज्य में रुहमा या धर्म, यानी कि धर्मपाल का संक्षिप्त रूप को वो धर्म बोल रहा है। रुहमा और धर्म संक्षिप्त रूप है। देखिए, पाल वंश के जो शासक थे
वो कौन धर्म अपनाते थे? तो पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म को अपनाते थे। इसके साथ ही ज्ञान विज्ञान धर्म के भी महान संरक्षक थे। पाल वंश के जितने भी शासक थे बौद्ध धर्म का बहुत इज्जत करते थे। इसके साथ साथ जो भी ज्ञान विज्ञान संबंधी बात करता विद्वान है उनका भी बहुत इज्जत करते थे, उनको संरक्षण प्रदान किए हुए थे। और कोई भी धर्म का आदमी क्यों ना हो उसको भी बहुत इज्जत मिलता था, सबको अपना धर्म जीने का आज़ादी था। पूर्वी भारत में पूर्वी दुनिया में विख्यात पूरी दुनिया होना चाहिए, पूरी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका नालंदा जिला में है, बिहार शरीफ के बगल में ही है, वो धर्मपाल ने जिसका पुनरुत्थान किया। कौन उत्थान किया? पुनरुत्थान किया कौन? धर्मपाल ने। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? गुप्त वंश का है। बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया? और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च चलाने के लिए 200 गांवों की आमदनी को दान में दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार का श्रेय किसे जाता है, कौन सा शासक को जाता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में उभरा, ठीक है, उसने यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। 5 शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि तिब्बत में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए तिब्बत के साथ पाल धर्म का आना जाना, शासकों का आना जाना बना रहता था और संबंध भी काफ़ी अच्छे थे। इसके बाद क्या हो जाता है कि संतरक्षित तथा दीपांकर जिसे अतीश कहा जाता है ने प्रमुख बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया और उन्होंने वहाँ बौद्ध धर्म को एक नए रूप में प्रचार किया। तो संतरक्षित और दीपांकर जो थे बौद्ध धर्म का बहुत बहुत जोश के साथ प्रचार किया और उस वक्त बौद्ध धर्म से बहुत से लोगों को अपने अंडर ले आया कि बौद्ध धर्म के बहुत से अनुयायी बन गए। उत्तर पूर्वी एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और राजनीतिक संबंध थे। उत्तर पूर्व एशिया में जो भी कंट्री थे उसके साथ पाल धर्म का संबंध काफ़ी मधुर था, काफ़ी अच्छा था और व्यापार बिजनेस वगैरह का भी अच्छा चलन था उस वक्त। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन वंश का था राजस्व? तो शैलेंद्र वंश के राजस्व था। उनका साम्राज्य मालवा, जावा, सुमात्रा के आसपास द्वीपों तक फैला हुआ था। तो देखिए, ये हो गया आपका भारत, मान लेते हैं भारत हो गया। अरे देखिए, भारत ये हो गया आधुनिक भारत जिसको बोलते हैं, इस तरीके से कुछ फैला हुआ है। तो देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया पूरब पार्ट, हो गया आपका दक्षिण पार्ट। तो ये एरिया जो इंडोनेशिया और ये सब का एरिया है, इस एरिया के साथ भारत का व्यापार अच्छा था और उस वक्त वहाँ का जो शासक था उनका नाम था शैलेंद्र वंश के लोग शासन कर रहे थे। क्या ना, कौन वंश के? शैलेंद्र वंश के लोग शासन कर रहे थे और उनका साम्राज्य मालवा, जावा, सुमात्रा के आसपास के द्वीपों तक आराम से फैला हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि शैलेंद्र शासक बौद्ध थे, क्योंकि पाल भी बौद्ध धर्म को मानते थे, तो शैलेंद्र वंश शासक भी बौद्ध धर्म को मानते थे। इस कारण से दोनों के बीच जो रिश्ता था काफ़ी मधुर था, व्यापारिक संबंध अच्छे थे और बराबर यहाँ के दूत वहाँ रहते थे, वहाँ के दूत यहाँ आते थे। इसीलिए उन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे और पाल शासकों से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। तो नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति किसने मांगा? तो शैलेंद्र शासक ने। किसने? तो शैलेंद्र शासक ने मांगा। इसके बाद आ जाता है प्रतिहार वंश के बारे में। अब प्रतिहार वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रतिहारों का गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार को किस नाम से और जाना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है प्रतिहारों को। ठीक है, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक थे, क्या थे? वास्तविक संस्थापक का नाम क्या था? भोज था। क्या नाम था?
तो वास्तविक संस्थापक प्रतिहार वंश के थे वो भोज थे। अच्छा, उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया और 838 ईस्वी में के आसपास कन्नौज पर फिर से कब्जा कर लिया। 838 ईस्वी में क्या किया कि फिर से कन्नौज के ऊपर प्रतिहारों ने कब्जा कर लिया। लगभग एक सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रही। लगभग यह नगर कन्नौज जो था लगभग एक सदी मतलब एक सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रही। और ये लोग भोज विष्णु का भक्त था। भोज जो था प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक भोज जो था भगवान विष्णु का भक्त था और उसने आदिर्वराह का विरुद्ध धारण किया। किसका विरुद्ध धारण किया? तो आदिर्वराह का विरुद्ध धारण किया। आदिवराह का वराह सुने ना, वराह अवतार, तो वही है आदिवराह का रूप धारण किया। कौन क्या रूप नहीं, मतलब कि आप उसको बोल सकते हैं ख्याति लिया, यानी कि उसको क्या बोल सकते हैं, एक उसको बोल सकते हैं यानी कि उपाधि धारण किया। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। उसके कुछ सिक्के में आदि बड़ा शब्द का भी अंकित किया हुआ। किसका? आदि बड़ा शब्द का भी लिखा गया है कुछ सिक्कों में। उसने मिहिर भोज को भी उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। भोज को और किस नाम से जाना जाता है? मिहिर भोज, आदि बड़ा, इस सब नामों से हम लोग भोज को हम लोग जानते हैं। अब क्या होता है, अब आगे क्या होता है उसके बारे में देखिए। बगदाद निवासी अल मसूदी ने, बगदाद का एक निवासी था, उसका क्या नाम था? अल मसूदी। अल मसूदी ने 915 से लेकर 916 के बीच में गुजरात में यात्रा किया। तब पूछ सकता है कि अल मसूदी भारत कब आया? तो 915 से लेकर 916 के बीच में। अब कहाँ? तो गुजरात की यात्रा पे आया। कहाँ का निवासी था? तो निवासी था बगदाद का। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजूज कहा। क्या कहा? अल जुजूज कहा। और इसके साथ ही अल मसूदी बताता है कि जुजूर के साम्राज्य में करीब करीब आपका 18 लाख इकाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, 18 लाख गांव और ग्रामीण क्षेत्र थे। कितना थे? 18 लाख गांव और ग्रामीण क्षेत्र थे। इसके साथ ही राजा की सेना 4 डिवीजन में विभक्त थी, जिसमें से जम्मू में 7 से 9 लोग रहते थे। प्रत्येक डिवीजन में 7 से 9 लोग रहते थे और टोटल आबादी था जो आपका था 18 लाख की आबादी थी। उसके आसपास युद्ध के लिए 2000 केवल 2000 प्रशिक्षित हाथी थे। कितना हाथी था? तो केवल 2000 हाथी प्रशिक्षित था जो युद्ध में लड़ सकता था। पहले तो घोड़ा हाथी ही सब का प्रयोग होता था युद्ध में, तो ये सब प्रतिहार वंश में था। उसका घोड़ा का जो सेना था उस वक्त का श्रेष्ठ सेना माना जाता था, देश का सर्वश्रेष्ठ सेना में शामिल था। इसके साथ ही संस्कृत के महान कवि और नाट्यकार जिनका नाम था राजशेखर भोज के पौत्र महीपाल के दरबार में रहते थे। किनके दरबार में रहते थे? तो महीपाल के दरबार में रहते थे। 1915 से लेकर 1918 के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया। कौन आक्रमण किया? तो इंद्र तृतीय ने कहाँ आक्रमण किया? कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया। अब देखिए एक नया राजवंश आपका आ गया है, उसका क्या नाम है? राष्ट्रकूट। क्या नाम है? राष्ट्रकूट वंश आ गया। पहले आप किसका देखें? पहले आप पाल का देखें, उसके बाद प्रतिहार का देखें, उसके बाद किसका देख रहे हैं? अब देख रहे हैं राष्ट्रकूट का। तो राष्ट्रकूट राजा जो आपका था इंद्र तृतीय ने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया और नगर को तहस नहस कर दिया। पूरा नगर को तहस नहस कर दिया। और 963 में एक अन्य राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण करके प्रतिहार शासकों को पस्त कर दिया। इसके बाद क्या हो जाता है? 963 में एक दूसरा जो राजा रहते थे जिनका नाम था राजा कृष्ण तृतीय ने दोबारा आक्रमण किया कन्नौज के ऊपर और वहाँ पूरा लूटपाट मचाने के बाद प्रतिहार शासक को हरा दिया। अब इस प्रकार भारत में राष्ट्रकूट वंश का भी उदय होता है। हालांकि ये वंश तो पहले से ही चला आ रहा था। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे दंती दुर्ग।
कौन थे? दंती दुर्ग जो थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि दंती दुर्ग कौन थे या फिर राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक का क्या नाम है? दंती दुर्ग इनका नाम है, जिसने आधुनिक सोलापुर के निकट म्यान खेत में, या फिर इसका अलग एक नाम और है, मालखेड़ को अपनी राजधानी बताई। तो दंती दुर्ग कहाँ राजधानी बनाया? तो म्यान माने खेत या फिर मालखेड़ में। इसके बाद आ जाते हैं गोविंद तृतीय के ऊपर। गोविंद तृतीय का शासनकाल 793 ईस्वी से लेकर 814 ईस्वी के बीच रहा और अमोघ वर्ष 814 ईस्वी से 878, बहुत लंबा शासनकाल रहा इसका। लगभग अमोघ वर्ष ने 68 सालों तक शासन किया। ये एक महान राष्ट्रकूट नेता थे, राजा थे, राष्ट्रकूट के एक महान ही राजा थे। अभी क्या हो जाता है, एक अभिलेख से मालूम पड़ता है कि गोविंद ने केरल, पांड्या, चोल राजाओं को भयभीत कर दिया और पल्लवों को श्रीहीन बना दिया। बहुत ही महान राजा आपके थे अमोघ वर्ष, जिसने केरल के पांड्या चोल राजाओं को भयभीत भी कर दिया और पल्लवों का भी शक्ति छीन लिया। उसके सामने असहज नजर आते थे इन लोग। अमोघ वर्ष ने 68 वर्ष तक शासन किया, लेकिन प्रकृत्या युद्ध की अपेक्षा उसकी धर्म और साहित्य में अधिक रुचि थी। बहुत ही साहित्य प्रेमी था, पढ़ा लिखा था और धर्म के प्रति बहुत सम्मान इसका था। युद्ध वगैरह लड़ना नहीं चाहता था। वह स्वयं भी लेखक था और उसे राजनीतिक पर कन्नड़ की प्रथम कृति की रचना करने का भी श्रेय जाता है। कन्नड़ भाषा कहाँ बोला जाता है? तो कन्नड़ बोला जाता है आपका कर्नाटका में। कहाँ बोला जाता है? कर्नाटका में। तमिल कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में। तेलुगु कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। और केरला में जो बोला जाता है उस भाषा का नाम है मलयालम। क्या नाम है? मलयालम। इम्पोर्टेंट ये सब करंट में भी पूछते रहता है, कहाँ से कहाँ भाषा का है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसका 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अभी तक जैसे मुगल साम्राज्य आपका हम खत्म कर दिए, मुगल साम्राज्य पूरा खत्म हो गया है। दिल्ली साम्राज्य पूरा खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर भी इसका हम लोग बना लिए हैं। तो अभी इसके अलावा जो बच जाएगा, चोल साम्राज्य आपका बच जाएगा। चोल साम्राज्य हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे। चोल साम्राज्य और संगम युग देखते हैं। संगम का युग का भी लगभग क्वेश्चन तो हो ही गया, थोड़ा बहुत बाकी त्रायन युद्ध भी सब मोटा मोटी हो ही गया है। तो मोटा मोटी इधर हो जाएगा आपका मध्यकालीन भारत लगभग खत्म हो जाएगा। चोल साम्राज्य क्लियर करके मध्यकालीन भारत खत्म। अब आइए 1915 ईस्वी में महिपाल को पराजित करके और कन्नौज को पदमार्पित करने के बाद इंद्र तृतीय ने अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभरा। कौन? तो महिपाल को पराजित कर दिया और इंद्र तृतीय ने सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभरा। ठीक है। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी शासक का नाम था कृष्ण तृतीय। किसका नाम था? कृष्ण तृतीय जो था वही कृष्ण तृतीय था जो 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट पर आक्रमण करने के बाद उसे राष्ट्रकूट के राजा यानी कि कृष्ण तृतीय जो था प्रतिहार पर आक्रमण करने के बाद उसे हरा देता है। यही वो कृष्ण तृतीय हैं। कौन वंश के हैं? तो इनका वंश का नाम है राष्ट्रकूट। किसे हराते हैं? तो हराते हैं प्रतिहार वंश के शासक को पराजित कर देते हैं। इसके साथ ही इसने उत्तर भारत पर भी अपना अधिकार जमा लिया। कृष्ण ने चोल शासक प्रांत प्रथम यानी कि जो कि 949 ईस्वी में परास्त हुआ को चोल साम्राज्य की उत्तर भाग का अधिकार कर लिया। अब देखिए चोल साम्राज्य आपका बाकी है। तो चोल साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था विजयालय। क्या नाम था? विजयालय। और जो कि अरब में शुरुआत में क्या थे? पल्लवों के सामंत थे। पल्लवों के सामंत थे। चलिए, वह दक्षिण में रामेश्वरम की ओर बढ़ा और वहां तक के प्रदेशों को जीतकर उसने वहां एक विजय स्तंभ स्थापित किया और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। कौन? तो वहां के जो राजा थे कृष्ण तृतीय जो क्या किया है कि दक्षिण तक अपना राज बढ़ा लिया और वहां पर एक विजय स्तंभ स्थापित किया और एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। इसके अलावा
दक्कन, इसके अलावा जो था हुआ दक्कन में राष्ट्रकूट शासक 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 साल तक कायम रहे। कितना साल तक राष्ट्रकूट के शासक रहे? 200 साल। बहुत बड़ा समय होता है, 200 साल तक शासन किया। अब क्या होता है, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी में करवाया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोरा का मंदिर का निर्माण कौन करवाया है? तो एलोरा का मंदिर का निर्माण करवाया है कृष्ण प्रथम ने। कौन सा भगवान से संबंधित है एलोरा का मंदिर? तो ये भगवान शिव से संबंधित है। ठीक है, अब आइए आगे। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुसलमान व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की इजाज़त दे दी और साथ ही इस्लाम प्रचार करने का भी छूट दिया। इतना अच्छा राजा था कि बोला आप हमारे यहाँ रहिए भी, अगर आप चाहें तो अपना धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। बताया जाता है कि राष्ट्रकूट के प्रदेशों में मुसलमानों के अपने अलग मुखिया हुआ करते थे। क्योंकि राजा स्वतंत्र रूप से उन लोगों को बोल दिया था अपना धर्म का प्रचार कीजिए, इसलिए मुसलमान लोग का जो हेड होता था, मुखिया होता था, वो अलग होता था। इसके बाद क्या हुआ, कई तटवर्ती राज्यों में रोजाना इबादत के लिए उनकी अपनी मस्जिदें थी। मस्जिदें का भी निर्माण पूरा कर उसमें अपना अपना मस्जिद मुस्लिम लोग का था। जो मतलब राजा की तरफ से कोई रोक ठोक नहीं था, जिसको जहाँ रहना है, जो धर्म अपनाना है, जिस धर्म का भी प्रचार करना है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो बहुत से तटवर्ती जहाँ था उन लोग नमाज अदा करते थे, तो मस्जिद का भी निर्माण किया गया था। अपनी इसी सहिष्णुता नीति के से विदेश व्यापार में भी सहायता मिली और राष्ट्रकूट राजवंशों की समृद्धि बढ़ा। क्योंकि जो भी व्यापारी विदेश से आता था या विदेश जाता था, बोलता था कि मेरे राजा तो बहुत अच्छे हैं, कुछ सभी धर्मों का सम्मान करते, इज्जत करते। इसके चलते व्यापारी लोग भी हमेशा खुश रहते थे और वो हमेशा व्यापार के लिए आपका राष्ट्रकूट साम्राज्य में आया करते थे, जिससे यहाँ की आवाज, यहाँ के आर्थिक रूप से भी लोगों समृद्ध हो गए और इसके अलावा विदेश में भी भारत का अच्छा नाम होने लगा, राष्ट्रकूट राजाओं का अच्छा नाम होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि राष्ट्रकूट राजा जो कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। अगर कोई भी आपका चित्रकार है या फिर कोई विद्वान है, उसका बहुत इज्जत करते थे, बहुत उसका संरक्षण प्रदान करते थे, किसी प्रकार का उनको दिक्कत नहीं हो, इसलिए राजमहल के आसपास भी उन लोगों को रखते थे और उनके दरबार में भी बहुत से विद्वान रहते थे। उनके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे, बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक थे जो प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषा में भी लिखते थे। सोचिए राष्ट्रकूट के राजा कितना अच्छा थे कि उनके शासनकाल में आपका अपभ्रंश भाषा में जो लिखते हैं वो भी थे, प्राकृतिक भाषा में लिखते हैं वो भी थे, और संस्कृत के विद्वान तो खैर थे ही। ये दोनों भाषाएं यानी कि प्राकृतिक भाषाएं और अपभ्रंश भाषाएं के बारे में बात कर रहे हैं, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थी। अभी का जो भाषा है आपका, उसकी जननी कौन है? तो अपभ्रंश भाषाएं और प्राकृतिक भाषाएं हैं, संस्कृत भाषाएं भी है। महान अपभ्रंश कवि, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू राष्ट्रकूट राज में ही थे। तो स्वयंभू किसके राज में थे? तो ये राष्ट्रकूट के राज में ही थे। चलिए अब आ जाते हैं लुसेंट के ऊपर। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बहुत फायदेमंद रहेगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन। देखिए ये बुक आप लोग और हो तो हर वीडियो में बोलते हैं बुक ले लीजिए। ये बुक बहुत अच्छा है, लुसेंट का प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। इसमें ऑब्जेक्टिव का बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको बहुत से एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए अब आते हैं उत्तर भारत यानी कि राष्ट्रकूट राजपूत कुल काल के समय को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय किसका माना जाता है? तो ये जो समय माना जाता है आपका राजपूत काल का माना जाता है। किसका माना जाता है? राजपूत का समय ये माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? जब सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ था, उस वक्त वहाँ का शासक था दाहिर। कौन था? दाहिर। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है।
उसने किस वर्ग को इससे छूट रखा था? तो मोहम्मद बिन कासिम वो ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर नहीं लगाता था। ब्राह्मण के ऊपर जजिया कर नहीं लगाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार में से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल निकले, जिसमें से परमार थे, चालुक्य थे जिनको सोलंकी भी बोला जाता है, प्रतिहार थे और चौहान राजवंश का की उदय होता है। कौन कौन राजवंश थे? परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान राजवंश का उदय होता है। तो ये पृथ्वीराज रासो में लिखा गया। किस में लिखा गया है? किस ग्रंथ का बात किया गया है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में चर्चा किया गया है। दिल्ली का यानी कि जो आधुनिक दिल्ली है, दिल्ली का स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तोमर के शासनकाल में दिल्ली का स्थापना किया गया। किसके शासनकाल में किया गया? तोमर के शासनकाल में। उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण कौन करवाया था? तो राजा कुंभा ने करवाया था। कौन? राजा कुंभा ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? कौन था जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया? वो था आपका अरब। देखिए सब क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी में पूछा हुआ, एसएससी में पूछा हुआ है, तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम में पूछता है। तो ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा। अब देखिए 2 सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। अब इधर राजा है, कौन सा राजवंश है, और इधर राजधानी है कि किसके राजवंश में कौन सा राजधानी हुआ करता था, ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है प्रतिहार या परिहार, तो इसके क्या राजा, इसका क्या वंश था? तो इसका जो था कन्नौज। प्रतिहार तो कन्नौज के ऊपर आक्रमण कर लिया था ना। चंदेल, जो कि खजुराहो का मंदिर कौन बनाया था? तो चंदेल के शासक ही बनाए थे। खजुराहो जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। परमार या कि पवार, इसका जो राजधानी था वो था धार। और सोलंकी यानी कि चालुक्य का जो राजधानी था अनियावारा। यहाँ पर से आपको एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिहार या कि प्रतिहार का राजधानी कहाँ था? तो आपको बोलना पड़ेगा कि कन्नौज राजधानी था। चंदेल का कहाँ था? तो खजुराहो था। चालुक्य का कहाँ था? तो अनिलवारा था। इस प्रकार आपको बताना है। तो 1 2 3 4 कहाँ पे आपका ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। ठीक है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों की प्रधानता रखता है, कौन सी मंदिर है? इस मंदिर का आपका नाम है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। जो हम आपको फिगर में दिखाया था स्टार्टिंग में, वो लिंगराज मंदिर का है, जो कि उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। ठीक है, दिलवारा मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दिलवारा का मंदिर आप पढ़े होंगे माउंट आबू में, यानी कि आबू पर्वत के ऊपर। एसएससी में देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, आया हुआ है। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो का मंदिर का करवाया निर्माण चंदेल राजपूत ने। किसने? चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ अवस्थित है? अब आपको बताना है विजय स्तंभ कहाँ अवस्थित है। तो चित्तौड़ में विजय स्तंभ अवस्थित है। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इस मंदिर का नींव जो डाला था ययाति केसरी ने डाला था। किसने डाला था? ययाति केसरी ने। सोमनाथ का मंदिर पर 1025 यानी कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण करते समय गुजरात का शासक कौन था? उस वक्त जो गुजरात के शासक थे उनका नाम था भीमदेव वर्मा। भारत पर इसने करीब करीब 17 बार आक्रमण किया। लास्ट जो आक्रमण इसका था 1025 से 1026 के बीच में ही हुआ था। ठीक है,
अच्छा, और भीम टू के समय भीम 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 वन है, भीम टू के समय जो आक्रमण हुआ था वो आक्रमण हुआ था मोहम्मद गोरी का। कौन भीम टू के समय कौन आक्रमण किया था? तो भीम टू के समय में जो आक्रमण किया था मोहम्मद गोरी किया था। कौन किया था? मोहम्मद गोरी। या भीम वन के समय जो आक्रमण किया, ये आक्रमण किस कौन किया? तो भीमदेव वन के शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए अभी आइए हिंदू विधि पर जो पुस्तक है मिताक्षरा के लेखक कौन है? बहुत एग्जाम में भी पूछा हुआ है। तो मिताक्षरा के लेखक हैं ज्ञानेश्वर। कौन है? ज्ञानेश्वर। ब्लैक पैगाडो किसे कहा जाता है? तो ब्लैक पैगाडो जो कहा जाता है आपका उड़ीसा में अवस्थित कोणार्क मंदिर को, कौन? उड़ीसा में उपस्थित कोणार्क मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगाडो। यानी कि सूर्य मंदिर को भी कहा जाता है व्हाइट पैगाडो कहा जाता है। पुरी का जगन्नाथ टेम्पल को, पुरी में जो टेम्पल है उसको व्हाइट पैगाडो बोला जाता है। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करिए, आपको मिलाना है सूची 1 और सूची 2। तो इधर राजवंश के बारे में दिया हुआ है, इधर राजधानी दिया हुआ है। तो चौहान या चहमार का राजधानी कहाँ था? तो अजमेर था। कहाँ था? अजमेर। राठौर का कन्नौज, सिसोदिया का चित्तौड़ और हैहय का त्रिपुरी। तो 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। राजस्थान के इतिहास का प्रेरणा किसे कहा जाता है? राजस्थान के जो इतिहास है उसका प्रेरणा जो कहा जाता है कर्नल टाड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल टाड को कहा जाता है। अब यहाँ पर फिर एक सूची मिलाना, राजवंश है उसका राज क्षेत्र है। जैसे चौहान का क्या था? अजमेर था। राजधानी भी तो अजमेर था ना, तो दिल्ली व अजमेर। प्रतिहार जो कनौज के ऊपर आक्रमण किया था। परमार का मालवा और सोलंकी का कठियावाड़ा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका आ गया एक राजवंश है उसका राज क्षेत्र है। चंदेल का क्या हो जाएगा? चंदेल का हो जाएगा जेजा। चंदेल का क्या हो जाएगा? जेजा मुक्ति यानी कि बुंदेलखंड। जेजा भुक्ति या बुंदेलखंड। अच्छा उसके बाद है बलचूरी। बलचूरी का क्या हो जाएगा? चेदी। क्या हो जाएगा? चेदी। और राठौर का क्या हो जाएगा? कन्नौज। और हो जाएगा लास्ट में जो है गोहिलोत। गोहिलोत है ना, उसका हो जाएगा मेवाड़। तो क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा गोहिलोत का। यानी कि जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। अब 1 और 2 में मिलान कीजिए। राजवंश है उसको संस्थापक हैं, इसके बारे में आपको बताना है। एकदम इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो चौहान वंश है उसके संस्थापक कौन थे? तो चौहान वंश के संस्थापक आपको बताना है कि चौहान वंश के संस्थापक आपके कौन थे। तो चौहान वंश के संस्थापक जो थे वासुदेव थे। परमार के संस्थापक कौन थे? सी के टू श्रीहर्ष। सी के टू श्रीहर्ष। और सोलंकी वंश के मूलराज वन। कौन थे? मूलराज वन। और चौथा है चंदेल वंश के ननकू चंदेल। कौन थे? ननकू चंदेल। यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें देखिए क्या लिखा है? नहीं है, सुमोलित नहीं है। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तभी पढ़े हैं कि ननकू चंदेल थे। कलचूरी वंश के संस्थापक कौन थे? तो कोकल वन थे। कौन थे? कोकल वन। गढ़वाल वंश के कौन थे? तो चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव। राष्ट्रकूट वंश के कौन थे? तो इनका नाम विजयालय नहीं था। ये विजयालय कौन से वंश के थे? तो ये थे आपका चोल वंश के। तो राष्ट्रकूट वंश के जो थे उनका नाम था दंती दुर्ग। क्या नाम था? दंती दुर्ग जो थे वो चोल वंश के थे। ये सॉरी चोल वंश बोलते हैं, राष्ट्रकूट वंश के थे दंती दुर्ग। और चोल वंश के जो थे वो थे विजयालय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में हरि केल नाटक के रचयिता कौन थे? हरिकेल नाटक के आपको रचयिता का नाम बताना है। तो इसके रचयिता का नाम आपका है चौहान शासक थे बिहग विग्रह राज फोर। विग्रह राज चतुर्थ यानी कि बिसल चतुर्थ भी इनका नाम बोला जाता है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर लिखा गया है? तो इसका जो नाटक का नाम है हरी केली। हरी केली। हरी केली का कुछ भाग आपका 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था उसी के झोपड़ा पे लिखा गया है हरी केली का कुछ अंग। अच्छा अब रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। वो किसके उसके पति कौन थे? तो रानी पद्मिनी के जो पति थे राजा रत्न सिंह थे। कौन थे? राजा रत्न सिंह। देखिए दिल्ली साम्राज्य का अगर आप वीडियो नहीं देखें तो जरूर देखिए, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ऑलरेडी इसके बारे में मैं बता चुका हूँ।
ठीक है। अब देखिए दिल्ली साम्राज्य में कौन कौन शासक, कौन कौन राजवंश थे, तो उसका देखिए ट्रिक है GKTSL। GKSL यानी कि श्रीलंका, ठीक है। यानी कि आपका हो गया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो GKTSL याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत बेनिफिट देगा आपको। अच्छा, अब क्वेश्चन पे आइए, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के स्थापना कौन किए थे? तो संस्थापक का आपको नाम बताना है, तो इसके संस्थापक का नाम आपका है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदिनी की मूर्ति भारत की विशालतम नंदिनी मूर्ति मानी जाती है? तो कहाँ पे क्या अवस्थित है? भारत की विशालतम नंदिनी मूर्ति मानी जाती है, जो ये आपका है कदरिया महादेव के मंदिर में। कदरिया महादेव के मंदिर में अवस्थित है एक बहुत बड़ा नंदिनी का मूर्ति। निम्नलिखित में से किसे नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो नया संवत चलाने का यश किसे प्राप्त है? तो ये यश प्राप्त आपका है लक्ष्मण सेन का। कौन सा सेन का है? लक्ष्मण सेन का। गीत गोविंद के रचना कौन किया? तो गीत गोविंद के जो रचनाकार थे जयदेव थे। किसकी सभा में अलंकृत करते थे, मतलब किसके शासनकाल में रहते थे? तो गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो थे आपका जयदेव, वो रहते थे आपके लक्ष्मण सेन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लक्ष्मण सेन के शासनकाल में रहते थे। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? सोमपुर महाविहार का निर्माण जो करवाया वो श्रेय जाता है आपका धर्मपाल को। किसके जाता है? धर्मपाल को। किसे जाता है श्रेय? धर्मपाल को सोमपुर महाविहार का निर्माण करने का श्रेय जाता है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित किए गए हैं? तो देखिए उत्तर भारत के जो भी मंदिर जनरली है वो आपका नागर शैली के ऊपर बेस्ड है, और दक्षिण भारत का जो मंदिर है वो आपका द्रविड़ शैली के ऊपर बेस्ड है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोलता है कि राजवंश जो कनौज पर अधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय मुकाबले में उलझे रहे उनका क्या क्या नाम था? देखिए पाल था, प्रतिहार था और राष्ट्रकूट था। तो चोल के बारे में तो अभी तो चर्चा भी नहीं की, तो चोल तो होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 कहाँ पे है? ये वाला आपका क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में सबसे पहले कौन आक्रमण किया? तो इसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। ये तो गुलाम वंश का था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका तो 1206 में तो गद्दी पे बैठा। चलिए 1025 में लास्ट आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी 1191 में ट्रायन का प्रथम टूर, 1192 में ट्रायन का द्वितीय युद्ध में ये भारत में विजय हुआ। वो 91 वाला युद्ध में हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, 92 वाला युद्ध में जीत गया। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो अभी हम बताए थे जगन्नाथ मंदिर जो आपका है कहाँ है? उड़ीसा में है। किस राज्य में है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ठीक है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है? तो इस साहब का नाम है नरसिंह प्रथम जो थे कोणार्क के विशाल सूर्यदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय पाल संस्थापक थे। अजय पाल किसके संस्थापक थे ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अजमेर के। किसके संस्थापक थे? अजमेर के। तो निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात हैं? तो कविराज के नाम से जो विख्यात है उनका नाम है भोज परमार। क्या नाम है? भोज परमार जो थे वो कविराज के नाम से प्रसिद्ध थे। भोज परमार द्वारा लिखी गई किताब के बारे में आपको बताना कि कौन कौन सी किताब भोज परमार ने लिखा। तो देखिए सम्रागन सूत्रधार लिखे हैं, सरस्वती कंठावरण भी लिखे हैं, योग सूत्र वृत्ति भी लिखे हैं, आयुर्वेद सर्वस्व भी लिखे। यानी कि उन्हें साहित्य का बहुत ज्ञान था, बहुत प्रेमी कला और संस्कृति के थे। तो उनके द्वारा लिखा गया सभी पुस्तक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। पुस्तक का नाम जरूर एक बार याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। संगम सूत्रधार का विषय क्या था? तो सम्रागन सूत्रधार का जो विषय था वो विषय था आपका स्थापत्य शास्त्र। क्या था? स्थापत्य शास्त्र। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए हैं। अधारा निराधर निरालम सरस्वती पंडित
खंडित सर्वे भोजते दिवांगते। देखिए संस्कृत का भाषा है। यह उक्ति किस शासक के संबंध में, यह उक्ति किसके लिए लिखा गया था? तो ये लिखा गया था आपका भोज प्रमाण के द्वारा, जो कि साहित्य के साथ साथ कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला हुआ था? तो हेमचंद्र को जो संरक्षण मिला हुआ था आपका जयसी सिद्धराज के दरबार में भी और कुमार पाल के भी दरबार में वो थे, यानी कि ए और बी आपका दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय शासक जिसने तुर्क आक्रमण मोहम्मद गोरी का सामना किया, जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त भी किया। तो वो प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिसने तुर्क के आक्रांत मोहम्मद गोरी का सामना भी किया और उसे पराजित भी किया? तो ये जो श्रेय जाता है आपका भीमसेन दो को जाता है। किसे जाता है? भीम दो, यानी कि भीम द्वितीय को जाता है। और आपको हम बताए थे कि 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी को भी जो जिसके शासनकाल में आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी, वो थे भीम वन। क्या नाम था उनका? भीम वन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। ठीक है। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किया? तो अब अजय दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये श्रेय जाता है धनदेव को। किसको जाता है? धनदेव को। निम्नलिखित में कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिया संबंध कहलाता है? तो ये संबंध है आपका त्रैकूटक संबंध। कौन सा संबंध है? त्रैकूटक संबंध। ठीक है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्प द्रुम या कल्प कृतिकल्प तरु नामक विधि संग्रह की रचना की? क्या क्या बुक का नाम लक्ष्मीधर द्वारा रचित बुक है? क्या है? कल्प द्रुम और कल्प कृतिक कल्प तरु। ये जो किताब का रचना किया गया है, ये आपका किया गया है किनके द्वारा किया गया है आपको बताना है। तो इस बुक के जो रचयिता हैं गीत गोविंद चंद्र हैं। कौन है? गोविंद चंद्र। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चंद्रावार का जो 1194 के मध्य में हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। नवसेत चरित्र व खंडन खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किसके शासन के राज कवि थे? ठीक है। नवसेत चरित्र या फिर खंड खाद्य के रचयिता जो थे श्रीहर्ष, किनके शासनकाल में थे? तो ये आपको बताना है। ये थे श्री जयचंद के शासनकाल में। किसके? जयचंद के शासनकाल में। अच्छा, निम्नलिखित शहरों में किसे लिंगराज मंदिर, कहाँ पे आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो आपको पता है कि उड़ीसा में अवस्थित है, यानी कि भुवनेश्वर में अवस्थित है। कहाँ है? भुवनेश्वर में अवस्थित है। 1 और 2 का चयन करिए। आपके पास 1 और 2, सूची 1 है सूची 2 है, उसका चयन करना है और बताना है कि सही आपका आंसर कौन हो जाएगा। देखिए, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी ग्रंथ है, एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद बिल्हन द्वारा रचित है विक्रमादेव चरित्र, ये भी सही है। जनक द्वारा रचित है कृष्णदेव पृथ्वीराज विजय। कौन है? पृथ्वीराज विजय। और लास्ट में है सोमदेव के द्वारा जो रचित ग्रंथ है ललित विग्रह राज्य। कौन है? ललित विग्रह राज्य रचित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये किसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूटों के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ? तो ये आपका था कन्नौज के लिए हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? किसने सबसे पहले त्रिपक्षीय युद्ध के लिए पहल किया था? इनका नाम था आपका वत्सराज। क्या नाम था? वत्सराज आपका सबसे पहले युद्ध स्टार्ट किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो उस सदी का जो नाम था आपका 7वीं सदी में आरंभ कर दिया था। कब कर दिया था? तब 8वीं सदी में हुआ था। एक मिनट, 8वीं सदी में इसका आरंभ कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? आरंभ और शुरुआत जो करने का श्रेय जाता है, ये श्रेय जाता है प्रतिहार को। किसे जाता है? प्रतिहार को इसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाले और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? दक्षिण की जो प्रथम शक्ति थी उसका नाम था राष्ट्रकूट। कौन था? राष्ट्रकूट, जिसके संस्थापक थे दंती दुर्ग और राजधानी थी म्यानखेट। कहाँ राजधानी थी? म्यानखेट। और संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। इन्होंने आपका 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। इसके बाद इनका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में गद्दी पे बैठा और सबसे लास्ट में जो इनका प्रतापी पुत्र धर्मपाल के देवपाल गद्दी पे बैठा। और धर्मपाल ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया। इसके साथ साथ विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। ठीक है। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाल वंश की राजधानी बिहार में अवस्थित मुंदागिरी यानी कि मुंगेर थी। कहाँ थी? बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी, बीपीएससी पूछा है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मुंगेर थी। तो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किसने किया था? तो राष्ट्रकूट वंश का जो स्थापना करने का श्रेय जाता है, किसे जाता है? तो दंती दुर्ग को जाता है। राष्ट्रकूट की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थे म्यानखेट। किस प्रतिहार शासक ने आदिव राह की उपाधि धारण की थी? आदि राह की उपाधि जो धारण की थी उसका नाम था मिहिर भोज। किस मिहिर भोज जो थे, इसके अलावा ये आदिर बराह की उपाधि धारण किए थे और ये प्रतिहार राजवंश के थे। कौन सा राजवंश के थे? प्रतिहार राजवंश के थे, जिन्होंने आदि बराह की उपाधि धारण की थी। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा? तो एक पुकारने का श्रेय जाता है आपका अल मसूदी को। किसे जाता है? अल मसूदी, जो कि बगदाद का निवासी था। 1915 से 1916 ईस्वी में गुजरात की यात्रा पे आया था। इसी ने ही आपका बौरा कह के बुलाया था प्रतिहार वंश को। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखरन को किस प्रतिहार शासक का संरक्षण प्रदान था? तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम। कौन थे? महेंद्रपाल प्रथम के शासनकाल में ही राजशेखरन को संरक्षण प्राप्त था। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? तो प्रतिहार जो थे स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। किसका वंशज? लक्ष्मण के वंशज मानते थे, जो कि राम का प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। ठीक है। 1750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, अब ऑप्शन है, इसका आंसर बताना है, जिन्हें क्या हुआ था? जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था। गोपाल को कौन चुना था? तो सामंती सरदारों के द्वारा वो चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी। किस पाल शासक को गुजराती कवि स्वढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? तो उत्तरापथ स्वामीन जो कहा गया है, कौन सा शासक को कहा गया है? तो इस शासक का नाम आपका है धर्मपाल। क्या बोला गया है? धर्मपाल, जो कि बहुत ही पाल वंश के महान शासक थे। 9वीं सदी में भारत आए यात्री सुलेमान। कौन आए भारत? अब सुलेमान जी भी भारत आ गए। तो सुलेमान भारत आ गए, किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया है? तो रूहमा कहकर उन्होंने पाल वंश को संबोधित किया है। किसे संबोधित किया है? तो पाल वंश को संबोधित किया है रूहमा कहकर। हिंदू विधि के एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग, क्या नाम है पुस्तक का नाम? दाय भाग। तो इसके रचयिता कौन थे? तो दाय भाग के जो रचयिता थे आपका रचयिता थे जिमुत वाहक। क्या नाम था इनका? जिमुत वाहक जो थे दाय भाग के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रामचरित की रचना किसने की थी? तो रामचरित की रचना करने का श्रेय जाता है संध्याकर नंदी को। किससे जाता है? संध्याकर नंदी को, जिन्होंने रामचरित्र की रचना की।
पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक के नेतृत्व किसने अपने हाथ में लिया, किस वंश ने अपने हाथ में लिया। जब पाल वंश का शासन खत्म हो गया तो इसके बाद जो नेतृत्व लिया इन्होंने लिया, सेन वंश ने। किसने लिया? सेन वंश ने फिर अपने हाथों में ले लिया। सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश के जो संस्थापक थे सामंत सेन थे। कौन थे? सामंत सेन थे। किसने कुलीन प्रथा यानी कि कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीनतावाद के जो आरंभ करने वाले थे वो थे बल्लाल सेन। कौन थे? बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? किसका? दान सागर और अद्भुत सागर की रचना करने का श्रेय जो जाता है बलाल देव को जाता है। किससे? बलाल देव को जाता है। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस राजवंश की थी? तो ये थी आपका लोहार वंश की। किस वंश की थी? लोहार वंश की। कास्टों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है आपको बताना है। तो प्रथम उल्लेख इसका जो मिलता है ओशनल स्मृति में मिलता है। किसमें मिलता है? ओशनल स्मृति में मिलता है। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। नागर शैली, तो नागर शैली के बारे में आपको बताना है। तो नागर शैली जो थे वो हम बताए ना उत्तर भारत में हिमालय से विध्वंस तक, दक्षिण भारत में जो था वो आपका द्रविड़ शैली था। तो बेसर शैली कहाँ का हो जाएगा? तो विंध्या से कृष्णा तक, विंध्याचल से लेकर कहाँ तक? कृष्णा तक वो कौन शैली था? बेसर शैली था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3। कौन हो जाएगा? 1 2 3। देखिए 1 2 3 कहाँ पे है आपका? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 76 पे आइए। 76 पे आइए। क्या बोला है? हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि कोई अन्य देश उसके जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उसके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? ये युक्ति किसकी है आपको बताना है। तो ये युक्ति है अल बिरूनी की। किसका है? अल बिरूनी को ऐसा लगता है कि हिंदुओं का दृढ़ विश्वास है कि उससे अच्छा, उसके राजा से अच्छा कोई राजा नहीं है, उसके ग्रंथ से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं 77 में। जो मंदिर बताना है और निर्माता उसका बताना है कि कौन से निर्माता इसके हैं। देखिए लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। इसका जो निर्माण करवाए हैं केसरी नरेश ने करवाया। कौन करवाया? केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर का जो श्रेय जाता है आनंद वर्मा को जाता है और सूर्य मंदिर का श्रेय जाता है नरसिंह देव को। इम्पोर्टेंट, तीनों इम्पोर्टेंट एकदम रट ले जाइए इसको। लिंगराज मंदिर का किसका जाता है? केसरी नरेश को इसका जाता है श्रेय निर्माण करने का। और जगन्नाथ मंदिर का श्रेय जाता है आनंद वर्मा को और सूर्य मंदिर का श्रेय जाता है नरसिंह देव। इसके अलावा लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो आपको बताना है कि लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है और सूर्य मंदिर कोणार्क में है। ये चीज भी आपको बताना है। गुर्जर प्रतिहार की उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है कि उज्जैनी शाखा के जो संस्थापक थे उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम। खजुराहो का मंदिर का संबंध किससे है? किससे खजुराहो का मंदिर का संबंध है? तो ये थे शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से। यानी खजुराहो का जो मंदिर का निर्माण हुआ था संबंधित है तीनों संप्रदायों से, यानी कि ABC, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा डी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण आपको कहाँ मिलता है? तो इसका प्राचीनतम उदाहरण दिलवारा का मंदिर माउंट आबू में मिलता है। कहाँ? दिलवारा के मंदिर में मिलता है। आनंदपुरी विश्वविद्यालय जो कि बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय है, बिहार में अवस्थित है। तो आनंदपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे इसके बारे में आपको बताना है। तो इसके संस्थापक थे गोपाल वंश के संस्थापक गोपाल। क्या नाम था इनका? गोपाल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर। मोढेरा का मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है?
तो ए अवस्थित आपका है गुजरात में। किस राज्य में है मोढेरा का सूर्य मंदिर? गुजरात में। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे हुए हैं। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछे हुए हैं। कलहनकृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो कुल तरंगों की संख्या है 8। कितनी तरंग है? 8 तरंग इसमें है। चलिए अब 1 और 2 आपको मिलाना है। मंदिर फिर दिया है और उसके सामने उसका निर्माताओं का नाम दिया कि किस मंदिर का कौन सा निर्माण करवाए थे। देखिए चतुर्थ मंदिर या विष्णु मंदिर, इसका निर्माण जो करवाने का श्रेय जाता है यशो वर्मा को जाता है। किसको जाता है? यशो वर्मा को। कंदरिया महादेव यानी खजुराहो को मंदिर का श्रेय का जाता है ढंग को। निर्माता का क्या नाम है? ढंग। अच्छा, विमल और शाही मंदिर यानी कि आबू दिलवाड़ा का मंदिर का श्रेय जाता है विमल शाह को। और लास्ट में है लूनबस्सा यानी कि देवरानी जेठानी मंदिर माउंट आबू में जो बना हुआ है, इसका श्रेय जाता है तेजपाल व वास्तुपाल को। तेजपाल या वास्तुपाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर अब आइए 85 का। 85 पे आइए। इसमें क्या है? 1 और 2 को मिलाना है। तो 1 और 2 को मिलाइए। कैसे मिलाइएगा? तो देखिए मंछेद्रनाथ का मंदिर जिसका जो है अमरकंटक में, कहाँ है? अमरकंटक में। 64 मतलब कि 64 योगिनी का मंदिर जो है भेड़ा घाट यानी कि जबलपुर में है। सूर्य मंदिर जो है मोढेरा जो कि गुजरात में अवस्थित है। चौमुख मंदिर जो है आपका पालीताना में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 2 3 4। वीडियो यहीं पे क्वेश्चन सब समाप्त हो गया। देखिए अभी क्या करना है, अब वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। अगर अभी तक आपने वीडियंट क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियंट क्लास को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। बेल आइकन को, घंटी जैसा जो फोटो रहता है, बेल आइकन को क्लिक कर देना है। और वीडियंट क्लासेस को फेसबुक और टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।